नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास पेशकश। राजनीति नेपाल में तख्ता पलट तो हो गया, लेकिन जेनजी के बीच में अब नेक्स्ट पीएम को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आंदोलन का मकसद नेतृत्व के मझधार में फंस गया और इससे सेना को बड़ा फायदा हो गया। और अब फैसला सेना के बगैर मर्जी के लेना बिल्कुल असंभव सा नजर आता है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल एक ऐसा मुल्क जो इन दिनों लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। सड़कों पर उतरी जनता, सत्ता से हटाए गए पुराने नेता और बदलाव का सपना लेकर आगे आए नए चेहरे। इस क्रांति को नाम मिला जेन जी आंदोलन। लेकिन सवाल ये है कि जिस आंदोलन ने भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने का दावा किया था, क्या वही आंदोलन अब अपनी जड़ें खो रहा है? नेपाल में फैला भ्रष्टाचार, युवाओं की बेरोजगारी और सिस्टम से मोह भंग ने सवालों से दबा गुस्सा सड़कों पर ला दिया। युवा नारे लगा रहे थे, पुरानी राजनीति खत्म हो, नई सोच के लिए जगह बने। नतीजा ये हुआ कि कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और फिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी गंवानी पड़ी। नेपाल के लोगों ने माना बदलाव आ चुका है। जिस आंदोलन ने युवाओं को एक मंच पर खड़ा किया था, वही आंदोलन अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक गुट चाहता है कि सुशीला प्रधानमंत्री बने, दूसरा गुट चाहता है कि घिसिंग को कुर्सी पर बिठाना चाहिए। यानी जिस क्रांति ने पूरी राजनीति को खत्म करने का दावा किया था, अब वही गुटबाजी में उलझ गई है। दरअसल नेपाल में जेन जी आंदोलनों ने पीएम पद के लिए वोटिंग कराई, जिसमें सुशीला कार्की जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं, उन्हें सबसे ज्यादा 58.9% लोगों ने पसंद किया। दूसरे नंबर पर बालेन शाह रहे, ये मेयर हैं काठमांडू के, इन्हें 32.1% लोगों ने पसंद किया। सागर ढकाल पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्हें मात्र 7.1% वोट मिले। हरका सपांग मेयर धरान, इन्हें 1.8% लोगों ने वोट किए। अभी जो हो रहा है, अभी देखना है अब आज के 1, 2, 3 दिन में कि कार्की को किस तरह से आर्मी का वर्किंग रिलेशनशिप होगा। अगर उनको नॉमिनेट कुछ किया जाता है, कितने समय के लिए होगा, अगर उसका कोई हिसाब दें, या ओपन एंडेड है कि इलेक्शन होंगी दोबारा, ये केयर टेकर होंगी। इस तरह के प्रश्नों का आई थिंक जवाब अगले 1, 2 दिन में मिलेगा। बट उससे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये देखना कि ये जो जेन जी का जो आपके ये रेवोल्यूशन रेबेलियन जो भी है, उसमें से कौन कौन से नेता इनके साथ जुड़ते हैं, और क्या नेपाल जो हुआ है अभी तख्ता पलटी कहेंगे, क्या पूरा का पूरा नेपाल मेजॉरिटी रूप से
इससे एग्री करता है। अस्पताल, पॉलिक्लिनिक, फार्मेसी। इस बीच केपी शर्मा ओली का बड़ा बयान सामने आया है। ओली ने अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की। कहा कि अगर वे भारत के सामने झुककर रहते हैं तो शायद उनकी कुर्सी बची रहती। इस मुद्दे को उठाकर ओली राष्ट्रवाद का मुद्दा भुलाना चाहते हैं। जब नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार ये ओली और प्रचंड मिल के सरकार बना था, वो साल से सबसे धीरे 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 करके एंटी इंडियन वो इमोशन बढ़ रहा है काठमांडू में, सेंटिमेंट्स को कैश कर रहा है चाइना और पाकिस्तान। और क्या है कि नेपाल और भारत का संबंध बहुत पब्लिक का रिलेशन बहुत पवित्र है। ये राजीव जी ने भी कहा कि मेरे सामने इतना मेहमान है, वो एक्सपर्टीज है, वो भी जानता है। लेकिन सवाल क्या है, सिर्फ ये पॉलिटिकल गंदे से पॉलिटिकल का जो हालत है, पॉलिटिकल लीडर का जो सोचाई है, पॉलिटिकल लीडर का जो मकसद है, इसके कारण पब्लिक टू पब्लिक का रिलेशन भी कुछ हो सकता है। इसमें भी रिलेशन तो अच्छा नहीं है, ये वाला न्यूज आ रहा है। सिर्फ वो नहीं है, पब्लिक टू पब्लिक अच्छा है। सिर्फ अब क्या करना है कि भारत और नेपाल के रिलेशन अच्छा बनाने के लिए, नेपाल को शांत करने के लिए, पड़ोसी देश के नाते से नेपाल और भारत बड़े और छोटे भाई के भी जैसा देश है। भारत हमारी परिपूरक है, हम और भारत जो है एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। जैसे अब थोड़ा सा ये भी हम कहना चाहेंगे कि हम बड़े भाई और छोटे भाई वाले कंसेप्ट को लेकर के नहीं चलते हैं, चूंकि हमारा एक अपना इतिहास है, हमारा एक अपना संप्रभुता है, इसलिए वो चीज को थोड़ा सा समझने की देरी है कि ओली एक व्यक्ति है महज, वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर वो भारत को लेकर के चाइना के साथ में जा करके कोई डील करे या कोई अगर गुटुर कर ले, तो उसको जो है पूरे नेपाल का नहीं मानना चाहिए। बहरहाल नेपाल के हालात भयावह होते जा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस क्रांति के कई किरदार हैं। जेनजी, नेपाली सेना, बालेन शाह, मेयर काठमांडू, सुशीला कार्की, पूर्व चीफ जस्टिस, कुलमान घिसिंग, सागर ढकाल, पूर्व क्रिकेटर, हरका सपांग, मेयर धरान। इन चेहरों के इर्द गिर्द इन दिनों नेपाल की राजनीति घूम रही है, लेकिन उम्मीद है कि नेपाल को जल्दी प्रधानमंत्री मिल जाएंगे। अब ये जान लीजिए कि नेपाल के युवाओं की नई सरकार से मांग क्या है, वो चाहते क्या है। भंग की जाए संसद, नागरिक सैन्य सरकार का गठन, नेताओं की संपत्तियों की जांच हो, सेना की सीमित भूमिका हो, 6 से 12 महीनों में चुनाव हो। लेकिन अगर नेपाल का भविष्य ही इस तरह की गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप में बर्बाद हो जाएगा, तो इस जेन जी आंदोलन का मकसद क्या था? सुशीला और घिसिंग दोनों के नाम पर गुटबाजी और ओली का भारत पर हमला, क्या यही है नेपाल की तस्वीर? क्या नेपाल में लोकतंत्र वाकई खतरे में है या फिर से ये सब सत्ता की भूख का खेल है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कुल मिला
मिलाकर नेपाल में फिलहाल सुरक्षा तार और एक बड़ा आयोजन है मॉरिशस ये कहा जा सकता है कि वो अभी भी बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में पीएम मोदी ने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई समझौते साइन किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं, परिवार हैं। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है। इससे पहले पीएम मोदी पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे थे। देखिए ये उसी रोड शो की तस्वीर है। और जब अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो किस तरह से लोगों ने फूल की पंखुड़ियों के साथ में उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री उनके वेलकम के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े हुए नजर आए। जब जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों का एक अलग उत्साह नजर आता है। और देखिए इस बार मॉरिशस के जो शीर्ष नेतृत्व थे, मॉरिशस के पीएम से मुलाकात का जो स्थान था वो वाराणसी ही तय किया गया। इसके बहुत महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा जाए कि वाराणसी की कमान संभाली बतौर सांसद और यहाँ से सांसद चुनते हुए वो देश के प्रधानमंत्री बनने का जब उन्होंने सफ़र शुरू किया तो तब से लेकर अभी तक वाराणसी की तस्वीर बहुत बदल चुकी है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली पानी की व्यवस्था और एक के बाद एक हर बार मिलती सौगात काशी की पूरी तरह से तस्वीर बदल कर रख देती है। और इस बार एक और अलग तस्वीर नजर आई काशी में यानी वाराणसी में। मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागो समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड्स, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने वोट चोरी वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नैरेटिव पर जोरदार प्रहार किया है। दावा किया है कि राहुल के जरिए कर्नाटक पर पेश किए गए वोट चोरी के दस्तावेज भारत में तैयार ही नहीं किए गए। ये इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा है, ये बात बीजेपी कह रही है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी चुनाव आयोग और केंद्रीय सरकार के खिलाफ इसे हथियार बनाकर जोरदार हमला करते रहे। राहुल गांधी की रट है कि वोट चोरी के जरिए चुनाव नतीजों को बदला गया। जहां भी जाते हैं लोगों से नारा लगवाते हैं। एक बार फिर जब वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रहार किया। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो हैरान करने वाला है। बीजेपी ने राहुल के वोट चोरी वाले थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया और दावा किया कि
राहुल का ये नैरेटिव इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा है कि राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल इंटरनेट कनेक्शन किसी विदेश की भूमि या धरती से कनेक्टेड था, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। शंका तो हमेशा होती थी। आज जिस प्रकार से कुछ प्रमाण सामने आया है, जिसमें निकलकर आया है कि कैसे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पावर और उसका डेटा पॉइंट दोनों भारत के बाहर से बनकर आया था। और ये ऐसा टेक्निकल अनडिनाएबल प्रूफ है जिस पर लाख लीपापोती करने के बाद भी, जिस पर लाख जस्टिफिकेशन देने के बाद भी उस डेटा को छुपाया नहीं जा सकता कि डेटा जो बेटा के हाथ में आया था वो दरअसल फॉरेन या विदेश की धरती से लेता। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। दावा किया कि राहुल गांधी जिस दस्तावेज के जरिए वोट चोरी का झूठा एजेंडा सेट करना चाहते हैं वो भारत में नहीं बने, विदेश में ये दस्तावेज तैयार किए गए। एक्स पोस्ट पर उन्होंने इसकी डिटेल भी साझा की। लिखा, उन्होंने दस्तावेज की गहराई से जांच की। चेक करने पर पता चला कि ये म्यांमार में बने दस्तावेज भारत में नहीं, विदेशी सिस्टम पर तैयार किए गए। ये एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट किए गए। ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी को भारत के बाहर से कोई प्रेरणा मिली हो भारत में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का तो ऑफिशियल बयान है कि वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट। फिर आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी विदेश गए थे तो एक नहीं अनेकों बार उन्होंने भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल निशान करते हुए कहा है कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज डेड एंड आई एम वंडरिंग व्हाई द गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट इंटरवीनिंग। मतलब कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े कर देना और संप्रभुता पर हमला भी करने का काम राहुल गांधी ने किया है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश के खिलाफ साजिश में शामिल रहते हैं और वोट चोरी का मुद्दा इंटरनेशनल टूल किट का एजेंडा है। लेकिन राहुल अड़े हैं। उनका दावा है कि देश के कई हिस्सों में वोटों के साथ हेराफेरी हुई है। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि राहुल गांधी पिछले 9 महीनों में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए। इस दौरान वो इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा की। इस तरह की चूक से उनकी Z+ कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने बताया कि इससे पहले भी वो इस मुद्दे को उठा चुकी है। जब सुरक्षा नहीं मिलेगा तो चिल्लाएंगे कि गांधी परिवार को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सुरक्षा दिया जाता है तो सुरक्षा नियम का पालन नहीं करते। 9 महीना में अगर 6 बार विदेश गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्या व्यक्तिगत संबंधों से मिलने जाते हैं? जाएं, लेकिन उसका खुलासा करें। नहीं तो सरकार इस पर एक जांच कमेटी बैठाए। आखिर कहां जाते हैं, क्या करते हैं? वही आदमी छुपाता है जो संदिग्ध कोई व्यक्ति होता है। अगर ये संदिग्ध काम करते हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए। जो टाइमिंग है इस पत्र की और जिस तरीके से ये पत्र के कंटेंट्स मीडिया में लीक किए गए, इससे सरकार की मंशा और नियत पे बहुत सवाल खड़े होते हैं। सरकार डरी हुई है वोट चोरी अभियान से, राहुल गांधी से,
सरकार इस बात से भी डरी हुई है और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री निजी तौर पर डरे हुए हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है कहीं वाराणसी में फट जाएगा या हिमाचल हरियाणा में फट जाएगा या किसी और उनके प्रिय राज्यों में फट जाएगा। उनको ये डर है। सुना है आजकल नींद की गोलियां ज्यादा भी लेनी पड़ रही हैं उनको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी की सुरक्षा जैसे संजीदा विषय को का इस तरह से राजनीतिकरण करें। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का विदेश दौरे को बीजेपी इंटरनेशनल साजिश के चश्मे से क्यों देख रही है? इसमें हकीकत भी है या फिर वोट चोरी के खिलाफ बीजेपी का सियासी दांव है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात बिहार की राजनीति की, जिसमें कभी परिवार की लड़ाई भी बड़ी सियासत बन जाती है। और आज हम बात कर रहे हैं उस सियासत की जो दो भाइयों के बीच में चल रही है। तेजस्वी यादव के गढ़ में तेज प्रताप यादव पहुंचे, एक बार फिर से उन्हें हुंकार भरी। और क्या ये केवल राजनीतिक बहस है या रिश्तों की जंग अब आगे बढ़ चुकी है? क्या तेज प्रताप की चाल तेजस्वी के खिलाफ सीधे निशाने पर है? सरकार का विधायक ही खेल नाच रहा है। सरकार का विधायक ही खेल नाच रहा है। बिहार का राघोपुर, तेजस्वी यादव का गढ़, जहां तेज प्रताप की एंट्री से सियासी घमासान मच गया। तेज प्रताप यूं तो पहुंचे बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने, लेकिन उनके बयान से मंशा साफ हो गई। आप लोग शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, तो नहीं बताएगा। आप आराम से रहिए, बदमाशी मत कीजिए। चलो आप दूसरा जगह चला जाए, यहाँ नहीं मानेगा। आप शांत रहिए। कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं। ठीक है, सरकार आपका विधायक ही खेल नाच रहा है। सुना आपने? दरअसल कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव कुछ लड़कों के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद वो तेज प्रताप के निशाने पर आ गए। डांस हो रहा है, नाच हो रहा है, तो क्या करें हम? अब किसी को मन कर रहा है डांस करने का तो कोई रुक थोड़े जाएगा। अब हम ही को मन करता है बांसुरी बजाने का तो हम बांसुरी बजाते हैं। सबका अपना अपना कला है। जनता के लोग बीच में बिखरने का लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये भी एक कला है, इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगा। डांस करते रहिए। भगवान कृष्ण जी भी नृत्य किए हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। राजनीतिक गलियारों में तेज प्रताप यादव की वापसी ने नई हलचल मचा दी है। पिछले कुछ महीनों से दोनों भाइयों के बीच सियासी तलखी बढ़ी है। तेज प्रताप ने हाल ही में एक सभा में तेजस्वी के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की थी। वहीं तेजस्वी के करीबी इस बात को परिवार के अंदर की लड़ाई बताकर नकारते रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इसे केवल परिवार का मसला नहीं मानते। अब सवाल ये है कि बिहार में चुनाव नजदीक है और तेज प्रताप भी मैदान में एक्टिव हो गए हैं। ये परिवार पर दबाव बनाने की तेज कोशिश है कि सही में आरजेडी के रास्ते में रोड़े खड़े कर रहे हैं तेज प्रताप यादव।